and welcome back to your favorite learning platform which is OL Expert। और इसी प्लेटफॉर्म पे हम करा रहे हैं आपको क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली कई क्लासेस में अपने नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच इज मोटिवेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी समझ लिए हैं। अब जो हमने कॉन्सेप्ट्स पिछले वाले क्लासेस में समझे थे, ठीक है, उन्हीं पे आइए हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ केस स्टडीज भी देख लेते हैं, ताकि यहां तक हमने जितना भी पढ़ा है मोटिवेशन के बारे में उसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट ना हो। ओके, सो आइए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड इंक्लूड, कह रहा है कि आपने जो मास्लो की अभी थ्योरी पढ़ी थी और उसमें अलग अलग टाइप की नीड्स पढ़ी थी, तो बताइए कि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से उसमें किस वाली नीड का जिक्र किया गया था। तो पहला कह रहा है फिजियोलॉजिकल नीड। तो हाँ, हमने जब मास्लो की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि एक इंसान की सबसे बेसिक सी नीड कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, तो ये भी होती है। सेकंड कह रहा है सेफ्टी नीड। क्या हमने पढ़ा था कि सेकंड नीड फिजियोलॉजिकल नीड के सेटिस्फाई होने के बाद जो अराइज होती है वो कौन सी होती है, सेफ्टी नीड। तो हाँ, ये भी इसका ऑप्शन सही है। सी कह रहा है एस्टीम नीड। तो ये भी हमने पढ़ा था कि एक टाइप की नीड इंसान की होती है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमने जब मास्लो का चैप्टर पढ़ा था, मास्लो की थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने इन तीनों टाइप की नीड्स का जिक्र वहां पे आपके साथ किया था। ओके, सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स आर कॉल्ड। कह रहा है कि जब मैंने आपको मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड होती है। तो क्या एस्टीम नीड्स पिरामिड के सबसे ऊपर थी? द आंसर इज नो। क्या सोशल नीड, एक जो हमने आपको पिरामिड दिखाया था मास्लो का, क्या उसके सबसे टॉप पे थी? द आंसर इज नो। क्या सेफ्टी नीड भी टॉप पे थी पिरामिड के? आंसर इज नो, क्योंकि हमने देखा था कि ये तीनों नीड्स कौन सी होती हैं, एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। सो जो इसका डी ऑप्शन है विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था, हमने ये देखा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे जब एक इंसान पहुंच जाता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक इंसान अपनी लाइफ के पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर चुका होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेकंड वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए अब देख लेते हैं अपने अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। कह रहा है हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कह रहा है कि मुझे बताइए कि जब मैंने आपको मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी बताई थी तो उसमें कितने लेवल, कितनी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। तो क्या मैंने आपको 6 कैटेगरी बताई थी, क्या मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी, क्या मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई थी, या मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को अच्छे से अटेंड किया है तो आप इजीली बता पाएंगे कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हम 5 लेवल को पढ़ते हैं, 5 टाइप की अलग अलग कैटेगरी की नीड्स को हम पढ़ते हैं। पहली थी फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड थी हमारी सेफ्टी नीड, थर्ड थी हमारी सोशल नीड, फोर्थ थी हमारी एस्टीम नीड एंड फिफ्थ थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल नीड। तो कह रहा है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक जितनी भी नीड्स हमने पढ़ी हैं उनका प्रॉपर सीक्वेंस, उनका प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आप इसका आंसर बहुत ही इजीली बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आती है आपकी बेसिक नीड विच इज फिजियोलॉजिकल
नीड। जब वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक इंसान अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मेहनत करता है। थर्ड में हमने सोशल नीड्स के बारे में पढ़ा था, फोर्थ में हमने सेल्फ एस्टीम नीड्स के बारे में पढ़ा था एंड फिफ्थ में हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को डिस्कस किया था। तो नीचे से ऊपर यही ऑर्डर रहने वाला है। सो आई होप इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अनीता ऑलवेज फील्स she is never included in social event or group activities which has given rise to loneliness and depression। कह रहा है कि एक अनीता नाम की कोई एक फीमेल है या फिर हो सकता है कोई एम्प्लॉय है, तो उन्हें क्या फील होता है, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो कभी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाती हैं या उनको ग्रुप का हिस्सा बनाया नहीं जाता है। वो सोशल इवेंट और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उनको लोनलीनेस और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगी, है ना। और हमने ये चीज पढ़ी भी थी कि मैन क्या होता है, मैन होता है सोशल एनिमल। वो कभी भी आइसोलेशन में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे कुछ लाइफ में अच्छे कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है जिनके साथ वो इजीली अपनी लाइफ को बिता सकता है। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड विच ऑफ द फॉलोइंग नीड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। तो कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप मुझे बता दो कि मास्लो ने जो 5 टाइप की नीड्स बताई थी उसमें से यहाँ पे अनीता की कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है। सो स्टूडेंट, मैंने आपको कुछ हिंट तो दे ही दी यहाँ पे और आप अब तक इसका करेक्ट आंसर बता चुके होंगे एंड द करेक्ट आंसर वुड बी सोशल नीड, कि अनीता की यहाँ पे सोशल नीड फुलफिल हो नहीं पा रही है, वो ग्रुप का हिस्सा, ग्रुप एक्टिविटीज का हिस्सा बन नहीं पा रही है, जिसके चक्कर में उसे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, अकेलेपन का, लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो रही है और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो आई होप आप इस पैराग्राफ के बेस पे बता पाओगे कि यहाँ पे कौन सी नीड की बात हो रही है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं अपने अगले एमसीक्यू को। तो कह रहा है एब्राहम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी इज अबाउट। कह रहा है आपने ये जो पूरी थ्योरी पढ़ी है ना, अब मुझे बता दो कि ये जो पूरी थ्योरी है ये एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बार बार बात करती है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन ए विच इज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। क्या स्टूडेंट्स मास्लो की ये थ्योरी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू के बारे में बात करती है? द आंसर इज नो। सेकंड कह रहा है हाउ सक्सेसफुल समवन कैन बी। क्या ये थ्योरी आपको ऐसा कोई तरीका बताती है कि ऐसा कोई सोल्यूशन देती है जिससे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो? तो नहीं, हमने ऐसी किसी भी चीज के बारे में तो बात नहीं की थी। थर्ड, द ह्यूमन हार्ट। क्या ये थ्योरी द ह्यूमन हार्ट पे किसी भी तरीके से रिवॉल्व करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है? द आंसर इज नो। और डी कह रहा है हाउ नीड्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे एक इंसान की नीड उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। सो आई होप आप इसका करेक्ट आंसर अब तक दे पाए होंगे विच इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया था कि मोटिवेशन में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन में हम एक इंसान की नीड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये फिगर आउट कर सकें, हम ये देख सकें कि अगर हमें एक इंसान को मोटिवेट करना है तो हमें उसकी कौन सी नीड को, कौन सी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्या रहा है सेवेंथ वाला क्वेश्चन, which stage of Maslow's hierarchy of human need does this phrase belong to? I like to lock my door at night। कह रहा है यहाँ पे ना आपको एक फ्रेज दे दिया है, ठीक है, और इस फ्रेज के बेसिस पे, इस लाइन के बेसिस पे आप मुझे बता दो कि यहाँ पे किस टाइप की नीड की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेज आपका क्या कह रहा है? कह रहा है आई लाइक टू लॉक माई डोर एट नाइट। एक इंसान है, वो ये कह रहा है कि रात में जब मैं सोने जाती हूँ तो मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मेरे जो घर का दरवाजा है, मेरी जो खिड़कियां हैं वो क्या हो, लॉक्ड हो, क्लोज्ड हो। क्यों? ताकि एक इंसान रात को सोते वक्त क्या फील कर सके,
सोते वक्त वो इंसान सेफ फील कर सके, सिक्योर फील कर सके, उसे डर ना लगे कि अगर वो दरवाजों को खुला छोड़ देगा तो उसके साथ कोई भी गलत चीज हो सकती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी नीड की यहाँ पे बात करी जा रही है? सो स्टूडेंट्स, आई होप मेरे बिना ऑप्शंस को बताए आप ये क्लियरली बता पाए होंगे कि यहाँ पे एक इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक इंसान ना डर की जिंदगी को बिताना नहीं चाहता, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहता है। तो ये जो फेज है जिसमें एक इंसान कह रहा है कि मुझे पसंद है कि मैं रात में सोने से पहले अपने डोर को लॉक करूं, ताकि मुझे क्या फील हो, ताकि मुझे सेफ्टी महसूस हो, सिक्योरिटी महसूस हो। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें आपको एक लाइन दे दी जाए और आपको अलग अलग नीड्स का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से टाइप की नीड की बात हुई है। ओके, अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Which stage of Maslow's hierarchy of human need does this phrase belong to? I love my best friend. Again, जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपको एक लाइन दे दी है। कौन सी लाइन? कि I love my best friend. मेरा जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो अगेन, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन सी नीड को हाईलाइट किया गया है? सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी सोशल नीड को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक इंसान सोशल नीड्स में क्या ढूंढता है? सोशल नीड्स में वो ये चीज ढूंढता है कि उसकी लाइफ में उसकी फैमिली से उसके अच्छे कनेक्शंस हो, उसकी लाइफ में उसके कुछ फ्रेंड्स हो, या इस वाले केस में उसके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हो जो उसके बारे में केयर करते हो, है ना। और यही सब चीजें हमने अपनी सोशल नीड्स में डिस्कस करी थी। तो क्लियरली ये जो सेंटेंस है आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, ये किसको हाईलाइट करता है? एक इंसान की सोशल नीड्स को हाईलाइट करता है। आइए अब हम कुछ केस स्टडीज को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझ लिया कि अगर एग्जाम में हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे कोई सेंटेंस रख दिए गए तो हम ये आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि वहां पे कौन सी टाइप की नीड की बात हो रही है। बट आपको पता है कि सीबीएसई पैटर्न में केस स्टडीज भी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बेसिस पे किस टाइप की केस स्टडी आपके एग्जाम में आ सकती है। ओके, तो सबसे पहले केस स्टडी जो आपके लिए यहाँ पे आई है वो आपसे क्या कह रही है? कह रही है रहीम वॉज वर्किंग इन एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेजेस बेसिस। कह रहा है एक रहीम नाम का एक इंसान था और वो किसी एंटरप्राइज या किसी कंपनी में काम करता था, और वो कैसे काम करता था? डेली वेजेस के बेसिस पे काम करता था, मतलब कि दिहाड़ी के बेस पे वो काम करता था। दिहाड़ी के बेस पे काम करने का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय ने या एक वर्कर ने एक दिन में जितना काम किया उस काम के बदले में जब उसको पेमेंट होती है, उस काम के बेसिस पे जब उसको पेमेंट होती है हर दिन, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेली वेज बेसिस। ठीक है, यहाँ पे कोई मंथली सैलरी नहीं होती, एक दिन में आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर दी जाती है। तो रहीम ऐसे ही काम कर रहा था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। कह रहा है कि यहाँ पे जो भी कमाई रहीम कर पाता था ना, उस कमाई से उसकी जो डेली की बेसिक नीड्स थी उनको भी फुलफिल करना मुश्किल हो जाता था। आगे क्या कह रहा है? हिज डॉटर फेल इल। अब जो रहीम की बेटी थी ना वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर ट्रीटमेंट। और अभी हमने देखा कि रहीम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो क्या वो अपनी बेटी के ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर पाएगा? द आंसर इज नो। To meet the expenses of her treatment, he participated in a cycle race and won the prize money. ठीक है, क्या कह रहा है कि जब रहीम ने देखा कि उसकी बेटी बीमार पड़ गई है और उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा सके, तो उसने क्या किया? उसने लोकली एक साइकिल रेस का कंपटीशन हो रहा था, उसमें हिस्सा लेने का डिसीजन लिया और उसने उसमें बहुत मेहनत करी। और रहीम ने क्या किया? रहीम ने उस साइकिल रेस को जीत लिया और कुछ प्राइज मनी भी रहीम को मिल गया। The cycle company offered him the permanent pensionable job which he happily
एक्सेप्टेड। अब आप देख रहे हो ना कि रहीम की यहाँ पे किस्मत कितनी अच्छी है कि उसने ना सिर्फ इस साइकिल रेस को जीता, प्राइज मनी को जीता, बल्कि जो भी साइकिल की कंपनी थी जिसने ये साइकिल की रेस ऑर्गेनाइज करी थी, उस कंपनी ने रहीम को एक परमानेंट जॉब का ऑफर भी दे दिया। और सिर्फ जॉब को ऑफर नहीं दिया, नॉर्मल जॉब को ऑफर नहीं दिया, पेंशनेबल जॉब का ऑफर दिया कि जब रहीम इस जॉब से रिटायर हो जाएगा ना, तो उसके बाद भी रहीम को यहाँ से हर महीने कुछ ना कुछ पेंशन मिलती रहेगी। और रहीम ने जाहिर सी बात है क्या किया, इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। आइए देखते हैं अब आगे हमारी कहानी क्या कह रही है। सो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इस केस स्टडी जो आपने अभी पीछे देखी, उसके बेसिस पे मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर आप दे दीजिए। पहला कह रहा है, by quoting the line from the above para, identify the needs of Rahim that are satisfied by the offer of company। कह रहा है आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब उस पैराग्राफ के बेसिस पे ये बता दीजिए कि रहीम की यहाँ पे कौन सी टाइप की नीड को कंपनी ने सेटिस्फाई कर दिया। सो आइए इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्या कह रहा है, द साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब। According to the above line, Rahim is able to fulfill his following need। पहला कह रहा है फिजियोलॉजिकल नीड। तो कह रहा है कि साइकिल वाली जो कंपनी थी उसने सबसे पहले रहीम की कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर दिया, उसने रहीम की फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने रहीम को एक जॉब दे दी और उस जॉब से रहीम के पास रेगुलर बेसिस पे सैलरी आती रहेगी, और जब उसके पास रेगुलर बेसिस पे सैलरी आती रहेगी तो वो इजीली अपनी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है। और जो सेकेंड टाइप की नीड उस कंपनी ने रहीम की सेटिस्फाई करी थी, वो कौन सी थी? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में एक इंसान सेफ फील करना चाहता है ना, उसे ये लगना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वहां पे उसकी जॉब पे कोई भी खतरा नहीं है। तो यहाँ पे साइकिल वाली कंपनी ने क्या किया था, एक पेंशनेबल जॉब ऑफर करी थी, और ये किस नेचर की थी? ये परमानेंट नेचर की थी। मतलब कि रहीम जब एक बार इस कंपनी को ज्वाइन कर लेगा तो रहीम को यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, और जब रहीम इस जॉब से रिटायर होगा तो उसको रेगुलर बेसिस पे पेंशन भी मिलेगी। तो यहाँ पे उसको जॉब सिक्योरिटी मिल गई, और इवन उसके रिटायरमेंट के बाद भी उसकी जो फ्लो ऑफ इनकम है वो आती रहेगी। तो यहाँ पे सेकेंड टाइप की नीड, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, कंपनी ने सेटिस्फाई कर दी है। ओके, सो आई होप आप केस स्टडी पैराग्राफ के बेस पे इन 2 टाइप की नीड्स को रिकॉग्नाइज कर पाए होंगे। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑल्सो एक्सप्लेन 2 अदर नीड ऑफ रहीम फॉलोड बाय अबव दैट आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। कह रहा है कि ये 2 टाइप की नीड तो सॉल्व हो गई, अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इन 2 नीड्स के बाद कौन सी नीड आती हैं जो कि अभी भी सेटिस्फाई होना बाकी है। तो स्टूडेंट्स, आप मास्लो के हायरार्की को, नीड थ्योरी को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप बता पाएंगे कि जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, अगली थर्ड और फोर्थ कौन सी नीड सेटिस्फाई करने के लिए वो इंसान मेहनत करता है। तो पहली होती है सोशल नीड, जिसको हम अफिलिएशन नीड भी कहते हैं, एंड फोर्थ होती है हमारी एस्टीम नीड। ठीक है, तो रहीम की अभी ये 2 टाइप की नीड्स भी फुलफिल होना बाकी है। तो वही चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर दी हुई है, आप इसको एज इट इज अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो, क्योंकि आपसे बेसिकली जो ये केस स्टडीज पूछी जाती हैं वो ज्यादातर 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं, जिसके लिए आपको 30 से 50 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो उसके लिए ये कंटेंट काफी है। ओके, सो आई होप आप ये वाली केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। आइए अब हम अपनी अगली केस स्टडी को भी समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मास्लोज नीड्स एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे ना आपको पैराग्राफ के फॉर्म में अलग अलग छोटे छोटे से फ्रेजेस दिए हुए हैं, केस स्टडीज दी हुई हैं, और आप इनको पढ़ के बता दीजिए कि यहाँ पे किस टाइप की नीड की बात हो रही है। तो पहला वाला केस क्या कह रहा है कि वीरेंद्र वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन
एक कोई वीरेन नाम का इंसान है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ही इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 20 ईयर्स। और जो वीरेंद्र है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कब से है? पिछले 20 साल से है। ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स, in spite of his best performance in the organization, he hasn't yet reached the post of vice president। कह रहा है कि वीरेंद्र ना 20 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी वीरेंद्र अभी भी इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन नहीं पाया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वीरेंद्र की यहाँ पे कौन सी नीड फुलफिल नहीं हो रही है? तो आई एम श्योर आप सभी इसका करेक्ट आंसर बता पाए होंगे और इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है कि वीरेंद्र एस्टीम्स नीड आर नॉट बीइंग फुलफिल। कि वीरेंद्र की कौन सी नीड फुलफिल नहीं हुई है? एस्टीम नीड फुलफिल नहीं हुई है। क्योंकि एस्टीम नीड में हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय अपने बारे में अच्छा फील करना चाहता है। वो ये फील करना चाहता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन रात मेहनत करता है वो ऑर्गेनाइजेशन उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है और उसको टाइमली बेसिस पे रिवॉर्ड्स देती रहती है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 20 साल से काम करने के बावजूद भी वीरेंद्र को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। तो यहाँ पे वीरेंद्र की एस्टीम नीड्स फुलफिल नहीं हो पाई हैं। ओके, आइए हम अपना सेकेंड केस देख लेते हैं। तो कह रहा है कविता हैज रिसेंटली पास्ड आउट फ्रॉम अ डिसेंट MBA कॉलेज विद हर मेजर इन मार्केटिंग। कह रहा है कि कविता नाम की एक इंसान थी जिसने रिसेंटली क्या किया है? रिसेंटली एक कॉलेज से MBA का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उस MBA में उसका मेजर क्या था? उसका सब्जेक्ट क्या था? मार्केटिंग था। A lot of money of her parents has been spent for paying her education fee। कह रहा है कि आजकल के टाइम पे ना कॉलेजेस की फीस को पे करना आसान नहीं होता। तो अगेन कविता की फीस को फाइनेंस करने के लिए उसके पेरेंट्स ने क्या किया था? कविता के इस MBA प्रोग्राम को फाइनेंस किया था। मतलब कि पूरा का पूरा पैसा कविता के पेरेंट्स ने उसकी फीस के लिए दिया था। नाउ शी हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी ऑफ रेपुटेशन। अब जब कविता के पास MBA की डिग्री आ गई है तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने अलग अलग कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है और उसने एक ऐसी भी कंपनी में अप्लाई किया है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हर मेन कंसर्न इज गुड सैलरी विच अलाउ हर टू फुलफिल हर बेसिक नीड। और कविता का बेसिक मोटिव यहाँ पे क्या है? अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करने का। उसका अलग अलग कंपनियों में अप्लाई करने का बस बेसिक सा स्टार्टिंग में मोटिव इतना है कि उस कंपनी में जहां पे कविता ज्वाइन करने वाली है उस कंपनी से वो बेसिक सैलरी अर्न कर सके, गुड सैलरी अर्न कर सके, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि कविता कौन सी टाइप की नीड को फुलफिल करना चाहता है? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस पैराग्राफ के बेस पे बता सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले कविता अपनी फिजियोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसका अभी मेन एम क्या है? उसका यहाँ पे मेन एम है कि वो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बने, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे जहाँ पे उसे अच्छी गुड सैलरी मिले ताकि वो अपनी बेसिक सी नीड्स को फुलफिल कर सके। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों टाइप के छोटे छोटे केस स्टडीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और पैराग्राफ को पढ़ते ही आप ये आइडेंटिफाई करना सीख गए होंगे कि यहाँ पे किस टाइप की नीड की बात करी जा रही है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है और सिर्फ यही नहीं, आपने अलग अलग टाइप की केस स्टडीज को टैकल कैसे करना है ये भी अच्छे से सीख लिया है। सो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। अपनी अगली क्लास में मैं फिर से आपके लिए लेके आऊंगी कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई बातें जिनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू।